जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग अभी श्रम निरीक्षक 2023 भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग लगातार इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछला वीडियो जो देखा था उसमें हम लोग ये वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब हम लोग इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, वेतन भुगतान अधिनियम का पूरा डिटेल्स में आप बहुत अच्छे से मैं समझाया हुआ हूँ। आप एक वीडियो उसको देख लेंगे तो ये जो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बहुत कम समय में आप अच्छे से चेक कर लेंगे यदि आप पढ़ लिए हैं तो। अगर नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद से इस टेस्ट को दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न इसमें बन सकता है। और कोशिश करेंगे कि यदि आप पिछला वीडियो देख लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं ये वेतन भुगतान अधिनियम, तो आप पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के धारा 5 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। धारा 5 मैं आपको पूरा धारा अच्छे से बताया था जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन ए है 1000 से कम श्रमिक हो तो माह के 7वें दिन में वेतन का भुगतान किया जाता है। बी है 1000 से अधिक, यहाँ पे कम है यहाँ पे अधिक है, अधिक श्रमिक हो तो माह के 10वें दिन जो है वेतन का भुगतान किया जाता है। सी है यदि किसी श्रमिक को नौकरी से निकाला जाता है तो अगले 2 कार्य दिवस में समस्त भुगतान किया जाता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मैं आपको पिछला वीडियो में सारी चीज़ें जितना भी ये सब अभी मैं यहाँ प्रश्न बना हुआ है, संभावित प्रश्न है, ये सभी उसी में से बनाया हूँ। तो आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप क्लियरली ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आंसर आपको पता है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर है उपयुक्त यहाँ पे सभी। ये सभी चीजें जो है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि यदि किसी भी कारखाना किसी भी कंपनी में 1000 से कम व्यक्ति जो हैं काम कर रहे हैं, श्रमिक जो हैं काम कर रहे हैं, और उनको उनका महीना जो होता है 1 महीना यदि हो गया है, जैसे हम लोग का आप यदि 1 तारीख से काम कर रहे हैं तो वो 30 तारीख तक आपका पूरा 1 महीना होता है, लेकिन पेमेंट उस दिन कहीं कहीं पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये प्रावधान है कि 7 दिन के अंदर उसको पेमेंट देना अनिवार्य है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि किसी कंपनी में 1000 से अधिक श्रमिक है तो उनको 10 दिन के अंदर में उनका वेतन जो है वो भुगतान होना चाहिए। तीसरे कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी को भी यदि नौकरी से निकाला जा रहा है तो उसको अगले 2 दिन के अंतर्गत उसका सारा चीज जितना भी जो भी हिसाब किताब है क्लियर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ऐसा श्रमिक जहां वेतन भुगतान अधिनियम 1936, यहाँ पे ये अधिनियम जो है ये लागू नहीं होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आप इसको अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि वेतन भुगतान अधिनियम जो है ये अधिनियम जो है वो लागू नहीं होता। कहाँ पे लागू नहीं होता है? देखिए, ऑप्शन ए है उपादान की राशि, बी दिवाली पर मिलने वाली बोनस, सी पेंशन तथा भविष्य निधि की राशि, और सॉरी यहाँ पे ये ए हो गया, ये डी है। ठीक है, डी है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जितने भी चीजें हैं ये मतलब ऐसा है कि इसमें आप ये जो अधिनियम जो बनाया गया है इसका कोई भी कानून आप लागू नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके का ऑप्शन आपको छांटना है यहाँ पे। देखिए, इसका सही आंसर होगा, यदि आप जानते होंगे तो कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो उपादान की राशि है यानी कि एक तरीके से किसी को भी दान में जो दिया गया राशि है, या फिर इस तरीके का राशि जैसे होता है ना कि अपन
काम कोई अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो उसको, कोई भी व्यक्ति यदि हमारी कंपनी में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम लोग थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए इस तरीके का जो राशि देते हैं उस तरीके का है, दान तरीके का भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे दिवाली वगैरह जितना भी त्योहार है उसमें यदि हम लोग जो बोनस वगैरह जो मिलता है वो, और फिर यहाँ पे पेंशन या भविष्य निधि, तो ये सब चीज़ों में यदि कोई कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप इस कानून के अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। श्रम निरीक्षक की नियुक्ति वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के किस धारा से संबंधित है? तो इसमें एक धारा ऐसा है जिसके अंतर्गत श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की पूरा प्रक्रिया दी गई है, बताई गई कि इस धारा के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो वो कौन सा धारा है? ऑप्शन ए है धारा 1, बी है धारा 14, सी है धारा 3 और डी है उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है इसमें सही आंसर? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताइए। और आपको देखिए, भले ही आप कमेंट नहीं करेंगे या जो भी आपके अंदर, मैं तो इन्वॉल्व रहने के लिए बोलता हूँ, आप अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, आप इंटरेस्ट बनेगा आपका। तो यदि आप कमेंट नहीं करते हैं फिर भी आपके अंतरात्मा से तो आवाज़ आती ही होगी कि मैं ये गलत कर दिया, ऑप्शन ये सही कर दिया। तो यदि आपके अंतरात्मा से आवाज़ आ रहा है कि मैं यहाँ प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, तो आप एक बार पिछला वीडियो देखिए, उसका अच्छे से नोट्स बनाइए, उसका थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद से फिर से एक बार टेस्ट दे करके देखिए, ठीक है? क्लियरली आपको हर चीज़ समझ में आएगा और अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। देखिए इसका सही आंसर है धारा 14 के अंतर्गत जो है यहाँ पे श्रम निरीक्षक की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। किसमें किसमें बात की गई है? वेतन भुगतान अधिनियम 1936, हम लोग यही पढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत वेतन भुगतान का माध्यम था। देखिए याद रखेंगे यहाँ पे 1936 के बारे में बताया गया है, ठीक है? बीच में संशोधन हुआ 17, तो उससे रिलेटेड बातें नहीं कही गई। तो प्रश्न को उसी तरीके से फोकस रखना है, प्रश्न जो प्रश्न बोल रहा है वही आंसर देना है उसी तरीके से। ऑप्शन ए है चेक में, बी है नोट में, सी है यहाँ पे सिक्का में और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। देखिए चेक के अंतर्गत भी, नोट से भी और सिक्के से भी पेमेंट दिया जाता था क्या? आपको यदि कंफर्म है, आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्योंकि जब वेतन भुगतान अधिनियम 1936 जब आया था उस समय यहाँ पे आप तीनों चेक या नोट या सिक्के के माध्यम से दे सकते थे, लेकिन 2017, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये 2017, इसके बाद से आपको या तो चेक में पेमेंट करना है या तो आपको बैंक खाते में पेमेंट करना है, ठीक है? तो ये नियम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि 1936 के अंतर्गत क्या माध्यम था। तो उस समय आप चेक से भी, नोट से भी, सिक्का से भी पेमेंट कर सकते थे। देखिए ये केवल आप लोगों को एग्जाम भर के लिए नहीं है, ठीक है? आप भी कहीं ना कहीं किसी कंपनी में यदि काम कर रहे हैं, करेंगे, और यहाँ पे जैसे ये एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के बाद से आपको भी तो वेतन मिल रहा है, अभी तो कर्मचारी हुए ना। तो हर एक चीज़ों में आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है? केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, आपके लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के दायरे में नहीं आते हैं। इसके दायरे में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है रेलवे से संबंधित, बी है वायुयान, सी है खदान या तेल और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत बता देंगे, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। अभी पता चल गया होगा तो आप भी कमेंट कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, और अगर आपको ए लग रहा है तो केवल ए लिख दीजिए कमेंट में, बी लग रहा है तो बी लिख दीजिए, सी लग रहा है तो सी लिख दीजिए, डी लग रहा है तो डी लिख दीजिए, ठीक है? बस इतना ही करना है।
इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको भी फील होगा कि हाँ मैं लगातार प्रश्न सॉल्व करते जा रहा हूँ। चलिए, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। रेलवे लाइंस, रेलवे से संबंधित जितने भी कार्य हैं, या फिर ये वायुयान से संबंधित या खदान से संबंधित, साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो नियम बनते हैं उन सभी को छोड़ करके बाकी सभी पे लागू होता है, लेकिन इन सब पे लागू नहीं होता है वेतन भुगतान अधिनियम 1936। ठीक है, इनके अलग अपने नियम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 10 प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए छठवां प्रश्न, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के धारा 1 संबंधित है। धारा 1 में क्या कहा गया है उसको आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए है मासिक वेतन से संबंधित, बी है धन से संबंधित है, और या फिर सी है कार्य से, और डी है केंद्र सरकार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सही आंसर आपको पता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए, या फिर बी सी डी क्या हो सकता है इसका सही आंसर। चलिए, इसका सही आंसर है मासिक वेतन से संबंधित है ये। धारा 1 में वेतन से संबंधित बातें बताई गई हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। वेतन भुगतान अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1936, बी है 37, सी है 38 और डी है 1939। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखिए जिस तरीके से यहाँ प्रश्न बना है, आप जब भी एग्जाम देंगे 24 को संभावित है, तो आप 24 को अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको कंफर्म यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इतना मैं 100% विश्वास से आपको कह सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए सभी को। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1937। अधिनियम 1936 का था, लेकिन ये पूरे भारत में लागू होने का जो प्रक्रिया है वो सब होते हुए 1937 में संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ। ठीक है, और वो भी क्या ब्रिटिश भारत, क्योंकि हम उस समय आज़ाद नहीं हुए थे 1937। ठीक है, 1947 के बाद यदि कोई भी अधिनियम बनता है तो वो स्वतंत्र भारत के बाद बना, लेकिन उससे पहले हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है यहाँ पे। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो किसने सिफारिश किया था ये वेतन भुगतान अधिनियम 1936 लाने के लिए? ऑप्शन ए है लिंकन कमीशन, बी है डेबरा कमीशन, सी है शशि थरूर कमीशन और यहाँ पे डी है व्हिटली कमीशन। तो क्या हो सकता है इसमें सही आंसर? आप देखिए एक ही टॉपिक है केवल, उससे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप पहले अच्छे से पढ़े होंगे, सीरियसली पढ़े होंगे, तो आप सभी का आंसर देंगे। और जितने लोग भी सभी आंसर दे सकते हैं दे रहे हैं, अभी तक 8 प्रश्न का सही आंसर दिए, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आप लोग अच्छे से आप पढ़े हैं इसको। चलिए इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्हिटली कमीशन के द्वारा सिफारिश की गई थी। नवा प्रश्न देखिए, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत किस वर्ष वेतन 18,000 से बढ़ा करके 24 वर्ष कर दी गई थी? 24 वर्ष किस वर्ष की गई थी? मतलब वेतन भुगतान के अंतर्गत जो है, अधिनियम के अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे जो 24,000 से अधिक कमा रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं उनका। तो यहाँ पे अब ऑप्शन है, यहाँ पे ए है 2022, बी है 2016 और सी है 2017 और डी है 2018। तो इसमें से कौन सा ऐसा सही ऑप्शन है? कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर है यहाँ पे 2017। ठीक है, यदि आप कहीं कंफ्यूजन हो रहे होंगे तो मैं आंसर भी इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपका सारा टॉपिक भी तैयार हो जाए। तो इसी उद्देश्य से ये पूरे प्रश्न को बनाया गया है। चलिए आखिरी प्रश्न है, देखिए 10वां प्रश्न, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है फाइन या जुर्माना वेतन के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, बी है जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता,
सी है 3 माह से पुराने प्रकरणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ पे डी है उपयुक्त सभी। आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। यदि किसी कंपनी में आप काम करते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गलती हो गई तो वहाँ पे आपको कई बार फाइन वगैरह लगा देते हैं, कोई जुर्माना लगा देते हैं। तो आपका यदि वहाँ पे जो भी वेतन है उस वेतन का 3% से अधिक जो है किसी भी कंपनी के द्वारा इससे 3% से अधिक नहीं काटा जा सकता है। ठीक है। और जुर्माना यदि 3% आपके वेतन पे लगा है तो उस जुर्माने को ये लोग किस्ती वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग किस्ती बनाते हैं ना, किसी सामान को लेते हैं, गाड़ी वगैरह लेते हैं तो किस्ती में हम लोग जो उसका पेमेंट करते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। कोई भी 3 माह हो जाने के बाद से किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम है तो 3 महीने के बाद यदि पता चलता है उस पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, इसका डी सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका एक प्रिपरेशन भी हो गया, क्लियर चेक भी हो गया कि आप कितने अच्छे से आप पढ़े थे। अच्छे से नहीं पढ़े तो अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि एक जितना भी अभी जो हम लोग श्रम निरीक्षक का जो एग्जाम देने वाले उससे पहले जितना भी इम्पोर्टेंट 1 वर्ड का जो यहाँ पे एक होता है ना, जितना जनरल नॉलेज टाइप से कुछ प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो आपके श्रम निरीक्षक से संबंधित, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ उस वीडियो को लाने के लिए। तो आप ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पे जो वीडियो अच्छा लगा ये वाला तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।